हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th जीव विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वायरल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि बस आप लोगों के पास कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है मेरे भाई, और फिर आप लोगों का कल सुबह में पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाना मेरे भाई। इस तरीके से आपको 2-3 वीडियो हम देंगे, 2-3 क्वेश्चन को यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत वायरल है मेरे भाई पेपर, और आप लोग पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इसका कोड आप लोग देख सकते हो 309ZA। ठीक है, 309ZA, और ये हमारा जीव विज्ञान का पेपर है। तो भैया कैसे हम लोग अपने कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि जीव विज्ञान जो होता है मेरे भाई, सब लोग बोलते हैं होता तो ईजी है, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भैया कैसे लिखें, क्या करें, और कैसे हम लोगों को कॉपी में लिखना है। ठीक है, पेपर वाले तो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। इस तरीके से ये हमारा होता है फ्रंट पेज। इस तरीके से आप लोग अनुक्रमांक को अपना लिखोगे, यहाँ पर विषय लिखोगे, और यहाँ पे अपना ये पेपर कोड लिखोगे, जो इस तरीके से ये कोड है 309ZA। इस तरीके से 309ZA। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग परीक्षा का दिन और परीक्षा तिथि और पाली यहाँ पर आप लोग प्रथम लिखोगे, क्योंकि जो आपका बायोलॉजी का पेपर है वो कल है और सुबह में है, मतलब 8:15 से होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, जो यहाँ पर पाली है इसको आप लोग प्रथम लिखोगे। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, द्वितीय पाली मत लिख आ जाना। तो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। सबसे पहले ये कुछ निर्देश दिए होते हैं, ये तो सभी में दिया होता है, ये तो आप लोगों को पहले से पता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला जो यहाँ पे प्रश्न आता है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उससे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता है मेरे भाई। इस तरीके से हमारे पास 4 विकल्प होते हैं एक क्वेश्चन का, और उसी में से कोई एक सही रहता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक, कौन सा ऐसा कवक है जो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, और वो होता है हमारा भाई ईस्ट। ठीक है, ईस्ट होता है। ये ईस्ट क्या कर देता है, इस शर्करा का किण्वन कर देता है। क्या किण्वन कर देता है, क्या कर देता है, फर्मेंटेशन कर देता है, और फर्मेंटेशन करके इस शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैसे कॉपी में लिखेंगे, ये रही हमारी पास कॉपी, ये तो आप लोगों को मैंने पहले दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से मेरे भाई। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट मतलब प्रश्नोत्तर संख्या पहला। ठीक है, पहले का ये फर्स्ट वाला, इस तरीके से रोमन अंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला। इसका ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हम लोग यहाँ पर ऑप्शन राइट करेंगे, ए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और इस तरीके से लिखेंगे ईस्ट। ठीक है, एक बात और, अगर मान लो आप लोग शुरुआत में बहुत से बच्चे ये करते हैं कि ये जो पहला प्रश्न होता है एमसीक्यू वाला मेरे भाई, इसको छोड़ देते हैं, मतलब इस तरीके से लिख देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब छोड़ देते हैं, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये भी बहुत सही तरीका है मेरे भाई। अगर मान लो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन है, ये जो एमसीक्यू वाले हैं इसमें कन्फ्यूजन है, तो आप लोग डायरेक्ट कहाँ से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन पेपर को, डायरेक्ट आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, और ये आप लोग इस तरीके से पांचों क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरीके से जैसा कि हमने बताया आप लोगों को यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सब कुछ सॉल्व करते हुए चलेंगे, पूरा सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि वायरल पेपर है मेरे भाई। तो पहला तो आप लोगों को पता चल गया कि ईस्ट है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है मेरे भाई, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। ठीक है, तो स्त्री में जो अंतरोपण का समय होता है मतलब गर्भावस्था, तो उस समय पे जो हमारा भ्रूण होता है वो किस अवस्था में होता है मेरे भाई, ब्लास्टुला अवस्था में। ठीक है, ब्लास्टुला अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा, इस तरीके से दूसरे का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से सब कुछ लिख देंगे, और यहाँ पे सेकंड वाले में हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला, ब्लास्टुला अवस्था में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, माँ के लिंग गुणसूत्र से, पिता के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु की माप से, या शुक्राणु की माप से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा पिता के गुणसूत्र से, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को पता है मनुष्य में 22 + XX, मनुष्य में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ये समान होते हैं। ठीक है, और 22 + XY ऐसे होता है। ठीक है, तो यह होता है नर में मेरे प्यारे दोस्तों, और ये होता है मादा में। ठीक है, नर में होता है और ये होता है मादा में। ठीक है, ये जो 22 जोड़ी होते हैं ये दोनों समान होते हैं, और ये जो XX इसमें होता है मतलब मादा में XX होता है, और पुरुषों में मतलब नर में XY होता है। ये क्या होता है, इनको हम लोग बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र। क्या, लैंगिक गुणसूत्र। अच्छा, लैंगिक गुणसूत्र, और यही इन्हीं से हम लोगों का क्या पता चलता है मेरे भाई, लिंग पता चलता है कि जो हमारा नया बेबी होने वाला है वो लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, लड़का होगा
कि लड़की होगी। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पे जो इस तरीके से पूछा गया ये क्वेश्चन कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है कैसे होता है, माँ के लिंग गुणसूत्र से, पिता के लिंग गुणसूत्र से, या अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से। तो माप से तो भैया नहीं होता है, ये तो आप लोगों को पहले पता है। अच्छा, पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, क्योंकि पिता के लिंग गुणसूत्र में मेरे भाई जो लैंगिक गुणसूत्र हमारे होते हैं ये दो, वो कितने टाइप के होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। मतलब एक होता है एक्स, एक होता है वाई, मतलब विषम युग्मकीय होते हैं। इसमें जो युग्मक होता है ये दो प्रकार के बनते हैं, एक एक्स बनता है, एक वाई बनता है। अच्छा, जब ये एक्स वाला क्या जाकर के फर्टिलाइज करेगा, एक्स वाला फर्टिलाइज करेगा, तो चूंकि इसमें एक्स एक्स ही है, तो जब मनुष्य का मतलब नर वाला जो एक्स वाला गुणसूत्र है वो जाकर के अगर फर्टिलाइज करेगा, तो हमेशा हर कंडीशन में जो हमारा न्यू बेबी होगा वो क्या होगा, वो लड़की होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स है और इन दोनों के पास, इस मादा के पास दोनों एक्स ही है, तो एक्स हो जाएगा और एक्स हो जाएगा इस तरीके से। तो एक्स एक्स किसके लिए होता है, मादा, मतलब लड़की होगी। और लड़का कब होगा, जब यहाँ पे नर का वाई वाला गुणसूत्र जाकर के फर्टिलाइज करेगा, निषेचन करेगा, तो एक्स और वाई होगा, और ये एक्स वाई क्या होता है, लड़का होता है। तो इसीलिए मेरे भाई मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वह पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। ठीक है, ये पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, ये माता के गुणसूत्र से नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो माता का, जो मादा का या माता का जो हमारा गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र, ये क्या होता है मेरे भाई, ये दोनों समान होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये विषम होते हैं, मतलब असमान होते हैं, या विषम युग्मकीय होते हैं, ये समयुग्मकीय होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास चौथा। ठीक है, युग्मनज प्रायः होता है तो द्विगुणित होता है मेरे भाई। शुक्राणु और अंडाणु क्या होता है, अगुणित होता है। ये दोनों आपस में इस तरीके से जब मिलते हैं जाकर के, तो वो क्या होते हैं, वो द्विगुणित हो जाते हैं। ठीक है, और शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से ही क्या बनता है, धीरे धीरे युग्मनज बनता है। ठीक है, समझ में आएगी बातें। तो युग्मनज क्या होता है, युग्मनज हमारा द्विगुणित होता है, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु हमारे अगुणित होते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तभी हमारा युग्मनज बनता है। तो युग्मनज हमारा कैसा होता है मेरे भाई, तो इसीलिए हमारा जो युग्मनज है वो द्विगुणित होता है। नेक्स्ट, बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होता है। ठीक है, बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सब लिख देना है। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया तीसरे वाले का बी वाला ऑप्शन राइट है, पिता के लिंग गुणसूत्र से, और चौथे का हमारा द्विगुणित। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखते चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होता है। तो बीटी क्या होता है मेरे भाई, एक जीवाणु है जिसका नाम है, या एक जीवाणु है, क्या है, या एक जीवाणु होता है, एक क्या, और कौन सा जीवाणु, बीटी। बीटी का मतलब बैसिलस थुरिंजिएसिस। ठीक है, तो बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक एक जीवाणु होता है जो कि कपास की खेती होती है। कपास में जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि उसमें गांठ बना करके बैठ जाते हैं और कपास के उत्पादन में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उन अवरोध को, उन जीवाणुओं को मारने का काम करता है ये बैसिलस थुरिंजिएसिस। तो बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होता है, तो कीटों के प्रति। ठीक है, कीटों के प्रति, क्योंकि ये कीट क्या करते हैं मेरे भाई, ये कीट इस कपास को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, उसमें बैठ जाते हैं और गांठ बना लेते हैं, और गांठ बनाने के साथ साथ उसके वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बीटी जो होता है मेरे भाई, बीटी कपास बैसिलस थुरिंजिएसिस, ये क्या करता है, ये इससे एक पोषक पदार्थ निकलता है। ठीक है, कैसा पदार्थ मेरे भाई, पोषक पदार्थ निकलता है। ठीक है, जो कि पोषक ना करके जहरीला पदार्थ भी बोल सकते हो, किसके प्रति, कीटों के प्रति। ठीक है, बीटी कपास हमारे लिए लाभदायक है, क्यों, क्योंकि बीटी कपास जब हम लोग बनाते हैं मेरे भाई, जब हमारे पास बीटी कपास होगा तो क्या होगा, वो कपास की खेती, कपास की उत्पादन को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि ये बीटी जो बैसिलस थुरिंजिएसिस जैसे जीवाणु हैं, ये क्या करते हैं कि इस कपास में उपस्थित कीटों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होता है, तो हमारे कीट के प्रति प्रतिरोधी होता है, ये कीटों को मार देता है। ठीक है भैया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से एमसीक्यू यहाँ से कंप्लीट होता है मेरे भाई। ठीक है, तो देख लो कितने अच्छे से, अगर इस तरीके से आप लोग लिखोगे तो पूरे नंबर आप लोगों को मिलेंगे, एक एक नंबर आप लोगों को मिलेगा, कहीं भी आप लोगों को कुछ भी परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट अब इस तरीके से देखो, एक दो लाइन छोड़ेंगे, थोड़ा दूर दूर लिखना, कॉपी भी से भर जाएगी और चीज़ें बहुत क्लियर भी दिखाई देंगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से मेरे भाई, एक एक नंबर वाला, और एक से दो लाइन का ये आंसर भी होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित या स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। जो लीडिंग कोशिका द्वारा हमारे वृषण से या वृषण कोश से स्रावित होती है उसका नाम लिखना है। तो एक है मेरे भाई, उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। ये तो अभी हमने आप लोगों को कल एक कंप्लीट बायोलॉजी का जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उसमें बताए हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था मेरे भाई नोट पॉइंट में, कि जो वृषण है हमारा एक हार्मोन का स्राव करता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है,
संश्लेषित स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। ठीक है, तो सिंपल एक ही शब्द है टेस्टोस्टेरोन की लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, या ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का पहला वाला, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का फर्स्ट वाला है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, आप लोगों को पता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का फर्स्ट, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव करती हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को आप लोग ब्लैक पेन से लिख देना, अच्छा लगेगा इस तरीके से, और हाईलाइट भी रहेगी, एग्जामिनर का तुरंत इस पर दिमाग चला जाएगा और आप लोगों को पूरे नंबर दे देगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है हमारा रहा इस तरीके से। ठीक है, अब हमें फटाफट से आप लोगों को इस तरीके से लिखना है आपको पेपर में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं फटाफट के अंदाज में मेरे प्यारे दोस्तों इसका सॉल्व करा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और चीज़ें आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए और आप लोगों के पास समय भी बचे, और ताकि आप लोग चीज़ों को पढ़ सको जल्दी जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा एक बात इसी में और मैंने लिख दिया है, चाहो तो आप लोग केवल इतना लिख सकते हो कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्राव करती हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, ये सहायक जननांगों या द्वितीयक लैंगिक लक्षण और जो हमारे सहायक जननांग है, ठीक है, उनका विकास करता है। उनका विकास कैसे करता है मेरे भाई, जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चों में दाढ़ी आना, और जैसे जैसे उम्र के साथ मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनकी आवाज़ में भारीपन आना, है ना, ये सब किसके कारण होता है, ये सब इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा, कि डीएनए एवं आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा है मेरे भाई। देखो डीएनए में क्या होता है, सबसे पहले समझ लो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका फॉर्म, इसका नेम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहला देखो, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, क्या होती है मेरे भाई, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जो डीएनए होता है मेरे भाई, इसमें थाइमीन बेस होता है। ये क्या होता है, ये एक क्षारक होता है, ये एक क्षारक होता है, बेस होता है। ठीक है, तो जो डीएनए होता है इसमें थाइमीन बेस होता है। और यहाँ पे अगर बात करें आरएनए की, तो आरएनए में इस थाइमीन के जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। आप लोगों को पता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये क्या होता है मेरे भाई, ये हमारे होते हैं डीएनए में। और आरएनए में, और आरएनए में ये किसमें होता है, ये हमारा डीएनए में होता है, डीएनए में ये क्षारक। ठीक है, और आरएनए में इस थाइमिन के जगह पे ए जी सी ये तो रहेंगे, इसके जगह पर यू आ जाएगा। ठीक है, यूरेसिल आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस होता है। तो ये दो डिफरेंस हमारा हो गया जो कि डीएनए और आरएनए में है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, वहित मल प्रदूषण क्या है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक है, वहित मल नाम से ही स्पष्ट है मेरे भाई, वहित मल। तो देखो वहित मल प्रदूषण क्या है, देखो जल में व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मलमूत्र हो गया आदि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है तथा यह वहित मल कहलाता है। वहित मल का क्या मतलब हो गया मेरे भाई, वहित मल का मतलब होता है कि जैसे कोई क्लीन वाटर है, ठीक है, क्लीन वाटर है, अब उसमें आप लोग जा करके मलमूत्र जैसे गाय भैंस का गोबर हो गया उसको आप लोग जा करके डाल दो, घर में जो भी सब्जी वब्जियाँ कटी हुई है उसका गंदगी आप लोग जा करके वहाँ पर डाल दो, है ना, जैसे मान लो सब्जी बन रही है, अब आलू का छिलका उलका ये सब क्या है, गंदगी है, तो कचरा ही है, तो उसको आप लोग जाकर आप लोग वहीं जल में डाल दोगे तो क्या होगा, ये सब जल को प्रदूषित कर देंगे, और इसे हम लोग बोलते हैं वहित मल प्रदूषण। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वहित मल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वहित मल के उपचार। ठीक है, वहित मल के उपचार में छन्नित्र, मलकुंड, सेप्टिक टैंक व ऑक्सीकरण तालाब आदि लघु इकाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से हमारा क्या होता है, यह होता है वहित मल का प्रदूषण। ठीक है, वहित मल का प्रदूषण में आप लोग क्या लिखोगे कि जल में व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मलमूत्र हो गया आदि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है तथा यह वहित मल कहलाता है। ये तो वहित मल हो गया। नेक्स्ट वहित मल के उपचार में, इसके उपचार में जो वहित मल होता है इसके उपचार में मेरे भाई छन्नित्र मतलब सिंपल छानना, मलकुंड, ठीक है, सेप्टिक टैंक व ऑक्सीकरण तालाब आदि लघु इकाइयाँ बनाई जाती हैं ताकि यहाँ पे ये वहित मल के प्रदूषण को रोका जा सके इस तरीके से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, जलोद्भिद पादपों में जड़ें प्रायः अविकसित होती हैं क्यों। जलोद्भिद पादपों में जो हमारी जड़ होती है, रूट्स होती हैं, वो क्यों अविकसित होती हैं। तो जलोद्भिद पादप में, ठीक है, जलोद्भिद पादप के जो शरीर होते हैं इसके सतह से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर लेते हैं। पृथ्वी से, जमीन से मेरे भाई ये लोग क्या कर लेते हैं, जल और खनिज लवण, आप लोगों को पता है बहुत सारे खनिज लवण हमारे यहाँ पे रहते हैं। ठीक है,
किसमें, पृथ्वी में, ठीक है ना। खनिज लवण का अवशोषण कर लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताना, ये जो पौधे होते हैं जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसी जमीन से, इसी पृथ्वी से ही ना। तो देखो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है मेरे भाई। जलोद्भिद पादप शरीर की सतह से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर लेते हैं, अतः इनमें जड़ें अविकसित होती हैं, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इसमें जड़ अविकसित होती हैं। जल को ये एब्जॉर्ब करें तो ठीक है, उसी के साथ साथ खनिज लवण को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जब इसको अवशोषण कर लेती हैं तो इस तरीके से इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, वो मेरे भाई अविकसित हो जाती हैं, मतलब विकास नहीं कर पाती, ठीक है। नेक्स्ट है और 5वां क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है कि मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखे। तो पहला है राइनो विषाणु और दूसरा है कोरोना विषाणु, ठीक है। कोरोना ये भी क्या कर रहा था, जुकाम ही कर रहा था, सर्दी कर रहा था, है ना। कोरोना वायरस भैया वही है, ठीक है। और एक राइनो वायरस है ना। तो राइनो विषाणु और कोरोना विषाणु क्या क्या है मेरे भाई, ये 2 जुकाम उत्पन्न करने वाले विषाणु के नाम है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक नंबर वाला प्रश्न भी यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाइयों लघु उत्तरीय प्रश्न में, और ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला प्रश्न है कि संक्रामक रोग किन्हें कहते हैं। संक्रामक रोग एवं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं। आप लोगों को पता है कि संक्रामक रोग जो होता है मेरे भाई, ये एक छुआछूत रोग, छुआछूत बीमारी होती है, क्योंकि एक व्यक्ति से छूने से, जैसे मान लो कोई खांसी आ रही है, ठीक है, तो उसके जो बैक्टीरिया है उसके शरीर से निकल के जो सामने वाला व्यक्ति रहता है उसके शरीर में हो जाएंगे, और उसमें भी क्या होगा, वो बीमारी धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरे भाई, ये सब संक्रामक रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इजीली फैल जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बातें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे होता है प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं। नेक्स्ट संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये तो आप लोगों को पता हो गया। ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब एक तो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और एक तो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, देखो संक्रमित खाद्य, देखो अप्रत्यक्ष रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, अप्रत्यक्ष रूप में हम लोग लिखेंगे कि संक्रमित खाद्य पदार्थ जैसे रुधिर हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, इसके संपर्क द्वारा अगर होता है तो ये होता है हमारा अप्रत्यक्ष रूप, ठीक है। नेक्स्ट संक्रमित बर्तन, वस्त्र और खिलौने, साबुन, शैल्य उपकरण आदि द्वारा, मतलब अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो ऐसा, अच्छा जब कोरोना वायरस हुआ था तो क्या इसीलिए लॉकडाउन लगा था कि ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आने पाए, है ना। तो ये क्या होता था, कोरोना क्या था, एक संक्रामक बीमारी था, एक छुआछूत का बीमारी था, है ना। इसीलिए कोरोना लॉकडाउन लगा था ताकि एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के कांटेक्ट से बचे, ठीक है ना, इसीलिए लॉकडाउन लगा था। तो उसी तरीके से मेरे भाई ये अप्रत्यक्ष माध्यम होता है। कौन, ये देखो अप्रत्यक्ष माध्यम क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट किसी, मान लो अगर हमारे पास कोई बीमारी है इस तरीके की, ठीक है, तो अब क्या होगा मेरे भाई, मान लो हमने ये छुआ है पेन, ठीक है, तो हमारे हाथों में भी कुछ बैक्टीरियाज होंगे, कुछ जीवाणु होंगे, कुछ वायरसेस होंगे जो कि इस पेन में होंगे। अब आप भी इसको उठा लोगे और इस तरीके से उठाओगे और नाक कान मुंह छुओगे ही, तो इस तरीके से आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाएंगे ये वायरसेस और आपको भी बीमार धीरे धीरे कर देंगे। तो इस तरीके से संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, चूंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको भी लिखेंगे कि 2 प्रकार से होता है। पहला तो है अप्रत्यक्ष माध्यम, जैसे इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि संक्रमित खाद्य पदार्थ हो, रुधिर, वायु, जल के संपर्क द्वारा, ठीक है। और दूसरा है संक्रमित बर्तन हो गया, वस्त्र हो गए, खिलौने हो गए, साबुन हो गए, शल्य उपकरण हो गया, आदि हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वहाँ कीटों द्वारा, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, इनके द्वारा भी यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, ये संक्रामक रोग हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें है कि प्रत्यक्ष माध्यम मतलब संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क द्वारा, मतलब मेरे भाई अगर आप डायरेक्ट संपर्क करोगे किसी से, आप डायरेक्ट अगर संपर्क व्यक्ति से करोगे, मान लो हमारे, अभी हमने आपको ये एग्जांपल दिया कि हमारे पास मान लो कोई बीमारी है ऐसा कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, ठीक है, तो वो क्या होता है मेरे भाई, वो इस तरीके से फैल जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष माध्यम उसको। और अप्रत्यक्ष माध्यम जो जैसे इस संक्रमित खाद्य पदार्थ, ठीक है, संक्रमित खाद्य पदार्थ हो गया या संक्रमित बर्तन हो गया, ठीक है, तो उस तरीके से जब बीमारी फैलेगी तो वो होगा हमारा अप्रत्यक्ष माध्यम, ठीक है। मतलब अप्रत्यक्ष माध्यम द्वारा ये बीमारी, यह संक्रमित रोग हो रहा है, ठीक है। और प्रत्यक्ष रोग का मतलब क्या हो गया, प्रत्यक्ष माध्यम का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, तो प्रत्यक्ष माध्यम का मतलब हो गया कि जब डायरेक्ट आप आदमी के संपर्क में आ जाए, ठीक है। तो देखो संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क द्वारा या छींकते एवं खांसते समय थूक की बूंदों के द्वारा,
ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि जब हम लोग छींक देते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे वायरस, बहुत सारे जीवाणु निकलते हैं, और जो हमारे पास कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो उसके शरीर में भी हमारे जो वायरसेस हैं या जीवाणु है वो प्रवेश कर जाते हैं, और इस तरीके से उसको भी बीमारी का लक्षण धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मृदा में उपस्थित रोगाणुओं के संपर्क में आने से भी ये बीमारी होती है, और ये सब हमारा प्रत्यक्ष माध्यम होता है संक्रामक रोग के। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न है भैया, पॉलीगोनम क्या होता है? पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रकीय होते हैं? ठीक है, तो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय होता है। कितना मेरे भाई? 8 केंद्रकीय होता है। कैसे होता है? ये अपने अभी हाल ही में इस तरीके से बीजांड का चित्र पड़ा होगा, यहाँ पर इस तरीके से होती है। ये दोनों सहायक कोशिका होती है मेरे भाई। यहाँ पर 3 कोशिकाएं इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ये होते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं ये यहाँ पे इस तरीके से होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्रुवीय केंद्रक कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक कोशिका, और यहाँ पे ये दोनों होती हैं सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, और यहाँ पे बीच में होती है अंड कोशिका। तो इनमें क्या होता है मेरे भाई? इस तरीके से इनमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या हो गया मेरे भाई? केंद्रक हो गया। और भ्रूणकोश की संख्या कितनी होगी? 7 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को समझ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या हो गया? केंद्रकीय हो गया। और फिर उसके बाद वही पूछा गया, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कितने केंद्रकीय होते हैं? तो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश जो होता है 7 कोशिकीय। 7 कोशिकीय मतलब 1 2 3 और 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, है ना। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई ये एक ही है दोनों, तो ये क्या हो गया? ये 7 हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे हो गए भ्रूणकोश की संख्या कितनी होती है? 7, और कोशिकीय एवं जो केंद्रकीय होता है वो कितना होता है? वो 8 होता है। भ्रूणकोश 7 कोशिकीय होता है एवं जो केंद्रकीय होता है कितना होता है? वो 8 होता है। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये बीजांड का चित्र है। जब आप लोग बीजांड का चित्र बनाते हो तो इस तरीके से आप लोगों को वहाँ पर दिखाई देता है। कैसे? बीजांड। ठीक है, बीजांड के डायग्राम जब आप लोग बनाओगे तो इस तरीके से वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, मरुस्थलीय प्राणियों के अनुकूलन बताइए। तो देखो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? मरुस्थलीय, मरुस्थलीय का मतलब हो गया रेगिस्तान। ठीक है, अच्छा, मरुस्थलीय प्राणियों के अनुकूलन बताइए, मतलब वो किस तरीके से अनुकूल में रहते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है। अनुकूल वो उसको बोलते हैं। प्रतिकूल का मतलब जो मतलब ऐसा पर्यावरण या ऐसा वातावरण जो हमको अच्छा ना लगे, वो हमारा क्या होता है? प्रतिकूल होता है। और अनुकूल का मतलब जो वातावरण हम लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं मरुस्थलीय प्राणियों के अनुकूलन बताइए, मतलब उनको कैसे अच्छा लग रहा है वहाँ पे रेगिस्तानों में। ठीक है, देखो मरुस्थलीय प्राणियों ने अपने शरीर की संरचना, व्यवहार और शारीरिक प्रक्रिया में कई प्रकार के अनुकूलन विकसित किए हैं ताकि वे कठोर जलवायु, अत्यधिक गर्मी और जल की कमी वाले वातावरण में जीवित रह सके। मैंने आपको बताया मेरे भाई, रेगिस्तान में क्या होता है? वहाँ पर बहुत कठोर जलवायु होता है। कठोर जलवायु का मतलब हो गया कि गर्मी बहुत अधिक होगी, जल की वहाँ पर कमी होगी, है ना। तो ये हमारा हो गया मरुस्थलीय प्राणियों के अनुकूलन। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को समझ लेना है कि जो मरुस्थलीय प्राणी होते हैं उनका जो शरीर का संरचना, उनके शरीर की बनावट जो होती है मेरे पे, उनका चमड़ा क्या होता है? बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ताकि उन पर टेम्परेचर का, जो सूर्य भगवान का रोशनी है, उनका जो गर्मी है, वो उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा ना रहे। और चूँकि आप लोगों को पता है कि ऊँट जब एक बार पानी पी लेता है तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक क्या रहता है मेरे भाई? बिना पिए रह सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर ऐसे जीव रहते हैं जो एक बार पानी पी ले तो कुछ समय के लिए क्या हो मेरे भाई? उनको पानी ना मिले तो भी वो जीवित हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ऊँट हो गया। ठीक है, और ऊँट को क्या बोला जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है ना। ऊँट ही सबसे फेमस रेगिस्तान या मरुस्थलीय का जीव माना जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाहक डीएनए अणु का चयन किन लक्षणों के आधार पर किया जाता है, समझाइए। ठीक है, अंतिम प्रश्न है मेरे भाई। 4 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, 4 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये हमारा अंतिम प्रश्न है, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि वाहक डीएनए अणु का चयन किन लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे कि पुनर्योगज। ठीक है, इस तरीके से पुनर्योगज डीएनए तकनीक में वांछित जीन को अन्य किसी जीन के डीएनए अणु के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण किया जाता है। मेरे भाई हमने यहाँ पर क्या बताया? हमने बताया पुनर्योगज डीएनए में क्या होता है? पुनर्योगज डीएनए में डीएनए को लिया जाता है, उसको कट करके जोड़ करके संशोधित करके नया बनाया जाता है, ताकि जो वांछित गुण होते हैं डीएनए का, डीएनए ही होता है मेरे भाई जो हमारा एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। डीएनए ही होता है वो
है ना, इसीलिए बोला गया है वाहक डीएनए। वाहक डीएनए वाहक का मतलब क्या होगा, ले जाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक में क्या होता है, वांछित जीन को अन्य किसी जीन के डीएनए के साथ क्या हो जाता है मेरे भाई, जोड़ दिया जाता है और यहाँ पे पुनर्योगज अणु का निर्माण किया जाता है, जिस डीएनए अणु में वांछित जीन को जोड़ते हैं उसे बोलते हैं वाहक। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, उसे बोलते हैं वाहक डीएनए। इस तरीके से अब देखो इसका चयन निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर होता है। सबसे पहला, यह माप में छोटा होना चाहिए, डीएनए होता है मेरे भाई, और माप में कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दूसरी बात, इसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्रिया के लिए कहीं पर वैसे ही एक विलोम पद होना चाहिए, जैसे विलोम पद पर दाता जीव के डीएनए अणु का विखंडन हुआ है। ठीक है, क्या इसका कहने का मतलब, इसमें कहने का मतलब है कि जो हमारा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होती है, इसकी क्रिया के लिए उस पर एक विलोमपद होना चाहिए। ठीक है, विलोमपद होना चाहिए, और जैसे विलोमपद पर दाता जीव के डीएनए अणु का विखंडन हुआ हो, मतलब मेरे भाई यहाँ पर जिस डीएनए का अणु, जिस डीएनए का पार्ट हम लोग जोड़ते हैं इससे वाहक डीएनए में, उसका जो विलोमपद है वो क्या होना चाहिए मेरे भाई, एक जैसा होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, तीसरी बात, इसमें वांछित जीन को अपने में निवेशित कर लेने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब जो हमारा नया डीएनए है उसके जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने में निवेशित, मतलब अपने में समा लेने की, ठीक है, कैपेसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, वहाँ का अणुओं के रूप में मुख्यतः प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जाता है। क्या मेरे भाई, वहाँ का अणुओं के रूप में यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, प्लाज्मिड का और बैक्टीरिया फेज का। ठीक है, बैक्टीरिया फेज का भी यूज किया जाता है। उम्मीद है भैया कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन यहाँ से अब हमारे 3-3 नंबर वाले प्रश्न आना स्टार्ट हो गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहला है हमारे पास बांध्याकरण। ठीक है, बांध्याकरण क्या होता है मेरे भाई, इस प्रोसेस में किसी महिला, बांध्याकरण में किसी महिला को बच्चे नहीं होते, किस रूप में, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से बच्चे नहीं होते। प्राकृतिक का मतलब क्या हो गया, नेचुरल क्या होता है, नेचुरल सेक्स होता है। सेक्स होने के बाद मेरे भाई जो गुणसूत्र होते हैं, मतलब सॉरी, जो हमारे युग्मक होते हैं नर के और मादा के, मतलब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, निषेचन करते हैं और आगे भ्रूण बनाते हैं, और वो भ्रूण गर्भाशय में जाता है और वहाँ पे नए बच्चे का रूप में धीरे धीरे वो वहाँ पर पलता बढ़ता है और 9 महीने बाद वो बाहर निकल जाता है। तो ये प्राकृतिक हो गया। ठीक है, तो ये प्राकृतिक रूप से मेरे प्यारे दोस्तों जिन महिलाओं में बच्चे नहीं होते हैं उनको बोलते हैं बांध्याकरण। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बहुत जनरल वे में समझा दिया। तो बांध्याकरण या नसबंदी में नर या मादा की जननवाहियों को किसी स्थान पर काटकर बांध कर जननों से निकाल देता, मार्ग में अवरुद्ध कर देता। मेरे भाई बांध्याकरण क्या होता है ये हमने आपको बताया है। ठीक है, अच्छा ये डायरेक्ट ये बोला गया है कि बांध्याकरण क्या होता है, बांध्याकरण के कुछ स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बांध्याकरण क्या होता है, बांध्याकरण का मतलब बस इतना आप लोग समझना कि कोई महिला जब प्राकृतिक रूप से गर्भावती नहीं हो पाती है या गर्भावस्था फेज को नहीं गेन कर पाती हैं, ठीक है, गर्भावस्था को नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं, तो क्या होता है मेरे भाई, तो उसे हम लोग बोलते हैं बांध्याकरण। और ये बांध्याकरण क्या होता है, ये 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, बांध्याकरण या हम लोग इसको बोलते हैं नसबंदी। अब देखो नर या मादा में जो जनन वाहिनियाँ हैं, ठीक है, उनको किसी स्थान पर कट करके और उसको बांध दिया जाता है ताकि वो जननों से निकलने वाले जो युग्मक हैं उनसे मिले ना। और इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे बांध्याकरण की प्रक्रिया होती है। इसी को हम लोग बोल देते हैं नसबंदी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, नसबंदी बोल देते हैं। अब देखो आप लोगों को मैं यहाँ पर अगर डायग्राम, थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम भी मैं आप लोगों को बता दूँ कैसे होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूँ, ये होता है हमारा इस तरीके से, देखो ये ऐसे होता है कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है हमारा ओवरी होता है। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है। बस आप लोगों को बस इतना समझ लेना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इस तरीके से, इधर होता है योनि और यहाँ पे होता है इस तरीके से गर्भावस्था, मतलब गर्भ, यहाँ पे होता है गर्भ। ठीक है, देखो यहाँ पे अंडाणु रहता है, यहाँ पे योनि रहता है। यहाँ से हमारा क्या होता है मेरे भाई, पेनिस के द्वारा हमारा शुक्राणु यहाँ पर जाएंगे
और शुक्राणु इस तरीके से कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे। मान लो यहाँ पर हमारा अंडाणु है। अब देखो इधर से क्या होगा, इधर से अंडाणु धीरे धीरे अंदर आएगा। किसके द्वारा, यहाँ पर एक कीप लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं झालर, वही ग्रिप किया रहता है। ठीक है, ये धीरे धीरे मेरे भाई जब ये होता है, जब मतलब निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो उस कंडीशन में ये जो कीप होता है, ये जो झालर यहाँ पर उपस्थित रहता है मेरे भाई, ये क्या करता है, ये संकुचित करता है। मतलब ये इस तरीके से धीरे धीरे दबता है, और जब दबेगा इस अंडाशय को, ये दबेगा इस तरीके से, तो यहाँ से मेरे भाई ऐसे अंडाणु क्या होते हैं मेरे भाई, इस फैलोपियन नलिका में, इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इस फैलोपियन नलिका में आ जाते हैं। किसमें, इस फैलोपियन नलिका में आ जाते हैं। तो मान लो इस तरीके से अंडाणु यहाँ पर आ गया। अब चूंकि यहाँ से शुक्राणु जा रहे हैं, अब इस तरीके से अंडाणु और शुक्राणु कहाँ पर मिलते हैं, इस फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, इस फैलोपियन ट्यूब में। तो ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाती है मेरे भाई कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है, तो इनका निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। कल के डायग्राम में जब हमने आपको नर और मादा का डायग्राम बताया था, तो वहाँ पर बताया भी था, उसका वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को दे दिया। बिल्कुल से भी घबराना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो आती है, तो इस फैलोपियन नलिका को, इस फैलोपियन ट्यूब को अगर हम लोग यहाँ पे कट कर दें, तो इधर से अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बच्चे नहीं होंगे। जब अंडाणु शुक्राणु नहीं मिलेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, जब भ्रूण नहीं बनेगा तो बच्चे नहीं पैदा होंगे, है ना मेरे भाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं नसबंदी। और बांध्याकरण से क्या तात्पर्य है, तो बांध्याकरण या इसी को हम लोग बोलते हैं नसबंदी। ये नर और मादा की जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर कट, यह जनन वाहिनी, और इस जनन वाहिनी में ये फैलोपियन ट्यूब को ही कट किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे मादा में, सॉरी ये तो मादा में होता है, और नर में क्या होता है, नर में होता है शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी। तो उस शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राणु कहाँ पे जाता है, शुक्राशय में जाता है। ठीक है, और शुक्राशय से उस तरीके से शुक्राशय में जाता है, और फिर समय अनुसार अपना मूत्राशय से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो मनुष्य में मेरे भाई किसको बांध दिया जाता है, शुक्राशय को बांध, शुक्र वाहक को बांध दिया जाता है नर में। ठीक है, ताकि शुक्राणु वहाँ से निकलेंगे नहीं, तो अंडाणु से निषेचन नहीं होगा। और इनमें महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में इस फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है, ताकि अंडाणु इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब में आ नहीं पाएंगे और शुक्राणु का निषेचन हो नहीं पाएगा, और इस तरीके से मेरे भाई बच्चे होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर चीज़ लिखा गया है कि बांध्याकरण या नसबंदी में नर या मादा की जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काट कर और बांध कर जननों से निकलने वाले युग्मक के मार्ग में अवरुद्ध कर देते हैं, और इस तरीके से ये मिल नहीं पाते हैं, और नहीं मिल पाएंगे तो बच्चे होने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं महिला की ऑपरेशन या महिला नसबंदी, जिसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो इस विधि में स्त्रियों की अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। अंडवाहिनी का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, या फैलोपियन नलिका इस तरीके से बोल सकते हो, फैलोपियन नलिका। नेक्स्ट दूसरा है जो बांध्याकरण या नसबंदी का स्टेप, वो है पुरुषों में। ठीक है, महिला और पुरुषों में। महिला में क्या होता है मेरे भाई, इनके फैलोपियन नलिका को बांध दिया जाता है काट करके, और यहाँ पे पुरुषों में क्या होता है, तो पुरुषों का ऑपरेशन या पुरुष नसबंदी इसको हम लोग बोल देते हैं। देखो महिलाओं की नसबंदी की तरह पुरुषों की शुक्रवाहिनी के ऑपरेशन से वीर्य में शुक्राणु की उपस्थिति को रोका जा सकता है, और इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी पुरुष नसबंदी कहलाती है। क्लियर है बातें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, चिकित्सा सगर्भता समापन, जिसको हम लोग बोलते हैं एमटीपी। एमटीपी में क्या होता है मेरे भाई, एमटीपी में जब कोई महिला गर्भवती होती है और वो अगर चाहती है कि उसका बच्चा इस पृथ्वी पर ना हो, मतलब पैदा ना हो या, ठीक है, तो इस प्रोसेस के द्वारा महिला के गर्भावस्था को गर्भपात कर दिया जाता है। गर्भपात का मतलब उसके गर्भावस्था को समापन कर दिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन, मतलब चिकित्सा के द्वारा। ठीक है, और चाहिए भाई यहाँ पे सरकार ने इसको क्या कर दिया था, सरकार ने इसको बैन भी कर दिया था, क्योंकि ऐसे में तो यार मतलब कोई भी हो, है ना, लेकिन कुछ कंडीशन में ये सही भी माना जाता है। जैसे मान लो कहीं बलात्कार हो गया और कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई, तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे दोस्तों एमटीपी क्या है, एक सही तरीका है। या दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि मान लो अगर ऐसा होता है कभी कभी कंडीशन में कि मान लो कोई महिला है और उसके पेट में बच्चा है, तो ऐसा होता है कि जब अगर मान लो बच्चा बाहर निकलेगा, मतलब जब बच्चा बाहर आएगा, ठीक है, तो क्या होता है कि महिला के ऊपर किसी प्रकार से कोई खतरा ना हो। अगर उस पर कोई खतरा रहता है तो एमटीपी के द्वारा बच्चे को समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है पेट में ही, ठीक है, ताकि महिला हमारी सुरक्षित रहे। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमारा एमटीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करते हैं भैया कैसे लिखेंगे, तो चिकित्सीय सगर्भता समापन का एक ऐसा चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें गर्भ को सुरक्षित रूप से समाप्त किया जाता है। क्या,
गर्भ को समाप्त किया जाता है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। यह प्रक्रिया विशेष रूप से तब अपनाई जाती है जब गर्भधारण से माँ का शरीर या मानसिक स्वास्थ्य खतरा हो। देखो मैंने आपको बताया कि जब गर्भधारण से माँ के शरीर या मानसिक स्वास्थ्य को किसी प्रकार से कोई खतरा हो, ठीक है, या भ्रूण में गंभीर विकार हो, या भ्रूण में जो बच्चा होने वाला है उसमें किसी प्रकार से गंभीर विकार हो, मतलब बीमारी हो कुछ, ठीक है, या कोई समस्या हो उसमें, या गर्भ किसी आपराधिक घटना जैसे बलात्कार हो गया कहीं पे, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसके फलस्वरूप हुआ, ठीक है। अब ये तब हम लोग एमटीपी को यहाँ पर लाते हैं, एमटीपी का प्रक्रिया अपनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कानूनी परिप्रेक्ष्य भारत में एमटीपी का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी का मतलब क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत वैध किया गया था, बट 2021 में संशोधित किया गया, फिर से इसको लागू कर दिया गया कि गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक किसी भी महिला को कानूनी रूप से गर्भपात कराने का अधिकार है। कितने? 20 सप्ताह तक मेरे भाई, ठीक है, 20 सप्ताह तक गर्भपात मतलब गर्भ को समाप्त करने का पूरा अधिकार होता है, यदि डॉक्टर का उचित समझे, अगर डॉक्टर उचित समझ रहा है इस चीज़ को, तो ऐसा नहीं है कि बस आओ आप लोग करवा लो, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर जब उचित समझेगा तभी एमटीपी की प्रोसेस होगी, अन्यथा नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सहभोजिता का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो सहभोजिता क्या होता है मेरे भाई? सहभोजिता एक प्रकार की पारस्परिक पारिस्थितिक अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरा जीव ना तो लाभान्वित होता है और ना ही उसे कोई हानि होती है। मतलब मेरे भाई इसमें दो जीव होते हैं, इसमें दो जीव होते हैं और दो जीव में एक का क्या होगा, एक का फायदा होगा और दूसरे का ना कोई लाभ होगा मेरे भाई, ना कोई हानि होगा, ठीक है। अच्छा, और ये देखो इसे असमान पारस्परिकता भी कहते हैं, असमान पारस्परिकता भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो सहभोजिता के उदाहरण, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका उदाहरण भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे सहभोजिता में, तो गाय और बगुले, जब गाय या भैंस घास चरती है तो उनके पैरों से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो भूमि से बाहर आ जाते हैं। अब देखो बगुले इन कीड़ों को आसानी से खा लेता है, इससे बगुले को भोजन मिलता है जबकि गाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे क्या होता है मेरे भाई, केवल एक ही जीव में क्या होता है, फायदा होता है। अच्छा, जब गाय क्या करती है, घास चलती है, तो उस तरीके से मेरे भाई जहाँ पे खोदती है तो छोटे छोटे जीव नीचे से ऊपर आ जाते हैं, और बगुला क्या करता है, कोई भी चिड़िया क्या करती है, उसको चुन लेती है, उसको खा लेती है, तो इससे उसका तो फायदा हो जाता है बगुले का, लेकिन गाय का या भैंस का किसी भी प्रकार से कोई फायदा नहीं होता है। तो ये क्या होता है मेरे भाई, एक सहभोजिता का बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, वृक्षों पर उगने वाला आर्किड जो पौधा होता है, ठीक है, देखो आर्किड पौधे बड़े वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं। कहाँ पे मेरे भाई? बड़े वृक्षों की शाखाओं पर, जैसे आम का पेड़ हो गया बड़ी बड़ी, ठीक है, तो वहां पर उगते हैं, ठीक है। अब देखो वे वृक्ष से कोई पोषक तत्व नहीं लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो आर्किड पौधे होते हैं जो किसी पौधे पर उपस्थित रहते हैं, उगे रहते हैं, वो क्या करते हैं मेरे भाई, वो उससे पोषण नहीं लेते हैं लेकिन उनका सहारा ले पाते हैं, बस केवल, ठीक है, उनका सहारा ले पाते हैं और सूर्य का प्रकाश का लाभ उठाते हैं, सूर्य के प्रकाश का लाभ। और कोई जितने भी हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, पादप है मेरे भाई, वो सभी सूर्य के प्रकाश में ही अपने भोजन को बनाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। तो बस ये क्या करता है मेरे भाई, ये केवल सूर्य के प्रकाश का लाभ लेने के लिए उस ऊंची ऊंची पेड़ की शाखाओं पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैमरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अब इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है, ये हमारा है 5वां वाला प्रश्न, है ना। 5वां का पहला प्रश्न है मेरे भाई, बीटी फसलें क्या है, इनके महत्व वर्णन कीजिए। बीटी मतलब बैसिलस थुरिंजिएसिस, ठीक है। तो देखो उत्तर में क्या लिखेंगे कि बीटी फसलें वे आनुवंशिक रूप से परिवर्तित या बायोटेक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाई जाती हैं, वो इस प्रकार की फसलें होती हैं जिनमें बैसिलस थुरिंजिएसिस यानी बीटी नामक जीवाणु का जीन प्रत्यारोपित किया गया होता है, ठीक है। किसका जीव मेरे भाई, किसका जीन? बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीव का क्या जो जीन होता है उसको डाल दिया जाता है, किसमें मेरे प्यारे दोस्तों? फसलों में, ठीक है। तो यह जीवाणु एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, ठीक है, जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन उत्पन्न करता है, जो कि कुछ कीटों जैसे बालवर्म हो गया, कटवर्म हो गया, ठीक है, के लिए विषैला होता है, लेकिन मनुष्यों और अन्य लाभकारी जीवों के लिए सुरक्षित होता है। और इस तरीके से मेरे भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एमसीक्यू में भी इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी देखा है। ये क्या करता है, ये एक
खतरनाक प्रोटीन क्या करता है मेरे भाई, अपने शरीर से छोड़ता है। एक पोषक तत्व तो होता है जो कि हमारे लिए तो फायदेमंद होता है, लेकिन जो अन्य कीटे होते हैं उनके लिए घातक होता है, ठीक है। वो प्रोटीन कौन है, बीटी टॉक्सिन नामक है, ठीक है, बीटी टॉक्सिन नामक होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये कीटों को मेरे भाई मार देती है। और इस तरीके से जो कपास की एक खेती है या बीटी फसल, बीटी फसल का मतलब हो गया कोई भी फसल हो गया, तो उसमें अगर बीटी फसल है मतलब बैसिलस थुरिनजेसिस का कोई पार्ट या उसके जीन मिला दिए जाएंगे तो वो क्या होते हैं मेरे भाई, वो एक प्रकार से एंटी, जैसे एक होता है ना कि एंटीसेप्टिक है ना, या प्रतिरक्षी जो होता है, ठीक है, प्रतिरक्षी इम्यूनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो फसलों की इम्यूनिटी होती है मेरे भाई उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है ना, क्योंकि उसमें जो भी कीटाणु रहती हैं ये बैसिलस थुरिनजेसिस अपने टॉक्सिन के द्वारा, अपने बीटी टॉक्सिन के द्वारा उनको मार देता है और फसलों को हमारे सुरक्षित रखने में सहायता करता है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, इनके महत्व का वर्णन कीजिए भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो देखो, बीटी फसलों के प्रमुख उदाहरण, जैसे बीटी कपास हो गया, कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले बॉलवर्म जैसे कीटों से बचने के लिए विकसित किया जाता है कौन, बीटी फसल। इस तरीके से बीटी धान हो गया, बीटी गेहूं हो गया, तो ये बहुत प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि बीटी फसल का मतलब कोई भी फसल हो उसमें बैसिलस थुरिनजेसिस नामक जीवाणु के अगर जीन मिला दिए जाएंगे तो वही हमारे क्या हो जाते हैं, उसी तरीके से बन जाते हैं। जैसा कि अभी हमने पहला एग्जाम्पल देखा बीटी फसलों के प्रमुख उदाहरण में बीटी कपास, ठीक है। तो कपास की खेती के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बीटी मक्का, ठीक है। इस तरीके से बीटी बैगन भी आता है। तो बीटी मक्का, तो मक्के की फसल को कीटों से सुरक्षित रखने के लिए बीटी मक्का का यूज़ किया जाता है। अच्छा, बीटी फसलों का महत्व क्या है मेरे भाई, तो इसका महत्व जो है कीट प्रतिरोधक, ठीक है, कीट प्रतिरोध। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बीटी फसलें अपने भीतर ही कीट प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं, ठीक है, जिससे कीटनाशकों का कम उपयोग होता है, कीटनाशक का इनमें कम उपयोग होता है, क्योंकि ये जो फसलें होती हैं जो कि फसलों में जीवाणुएं होती हैं उनको ये तो पहले ही मार देती है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो भी फसलें होती हैं जिसमें हमने बीटी फसल मिलाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा बाहर से कुछ कीटनाशक दवाइयाँ का यूज़ नहीं करना पड़ता है, दवाई नहीं मारनी पड़ती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है, ठीक है। कीटों के कम नुकसान के कारण पैदावार अधिक होती है, जिससे किसानों की आय भी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण के लिए लाभकारी, कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी और जल वायु प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट, चौथा है मेरे भाई, किसानों की लागत में कमी, इस तरीके से किसानों की लागत में भी कमी आती है, किसानों को महंगी कीटनाशकों पर खर्च नहीं करना पड़ता, जिससे खेती की लागत भी कम हो जाती है और गुणवत्ता में सुधार। बीटी फसलों के कीटों से कम प्रभावित होने के कारण उनकी गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। इस तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, दूसरा प्रश्न यहाँ से, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरीके से मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र हमारा ये आप लोगों को बना देना है, बस इसका चित्र बना देना है, क्योंकि 3 नंबर का अगर संचित्र वर्णन बोलेगा कि मतलब पूरा चित्र बनाओ, उसका एक पार्ट लिखो, तो आप लोगों को सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि गर्भाशय क्या है, फैलोपियन नलिका या इसी को हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी क्या होती है, तंबुका क्या होती है, ठीक है, स्रावित अंड, चूंकि इस तरीके से हो गया स्रावित अंड, यहाँ से जो हमारा अंडाणु इस तरीके से अंदर जाता है वही होता है स्रावित अंड, ठीक है। मध्य स्तर हो ये होता है मेरे भाई, ये होता है अंतः स्तर, या इसी को हम लोग बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। ये क्या होता है, अंतः स्तर जो होता है एंडोमेट्रियम, इसी को हम लोग बोल देते हैं गर्भाशय ग्रीवा। और यहाँ पे होता है योनि, अच्छा योनि तो पहले लिखा हुआ है, ये होता है योनि, है ना। और ये हमारा होता है अंडाशय जो कि एक जोड़ा पाया जाता है, ये होता है झालरदार कीप, ये झालरदार कीप जो कि यहाँ पे इस तरीके से ग्रिप किया जाता है अंडाशय को, ठीक है। तो ये कुछ इसके पार्ट्स हो गए मेरे भाई, और इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम बता देना है, बहुत कुछ इसमें टफ नहीं है, ठीक है। मादा का इजीली बन जाता है, नर का थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है आप लोगों को। नेक्स्ट, त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ संपन्न होता है, और त्रिसंलयन में सम्मिलित नाभिक या न्यूक्लियाई के नाम बताइए। एग्जाम्पल है मेरे भाई रिसंलयन, ठीक है, तो त्रि है ना, इसका नाम लिख लेना त्रिसंलयन, ठीक है। त्रिसंलयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो फूल वाले पौधे जैसे एंजियोस्पर्म जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है, जो फूल वाले पौधे एंजियोस्पर्म निषेचन के दौरान होती है कौन, त्रिसंलयन। इसमें 2 ध्रुवीय नाभिक और एक पुरुष युग्मक आपस में संलयित होकर त्रिगुणित एंडोस्पर्म नाभिक का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया कि त्रिसंलयन कहाँ संपन्न होता है। तो त्रिसंलयन भ्रूणकोश के केंद्र में स्थित द्विध्रुवीय कोशिका में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया फूल के अंडाशय यानी ओवरी के अंदर अंडकोश में
अंडकोश में घटित होती है, मतलब अंडकोश में होता है। जैसे आप लोगों को पता है, इस तरीके से मैं फटाफट से यहाँ पर बता दूँ आप लोगों को। ऐसे होता है, ये हमारा होता है वर्तिका का सबसे ऊपर, ये होता है वर्तिका, और ये होता है अंडाशय। ऐसे इस अंडाशय में होता है बीजांड। अगर बीजांड का चित्र मैं आप लोगों को दिखाऊं मेरे भाई, तो ये ऐसे होता है, और यहाँ पर इस तरीके से 3 कोशिकाएं होती हैं सबसे पहले, और बीच में इस तरीके से 2 कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं इधर होती हैं। ये तीनों कोशिकाएं क्या होती है मेरे, प्रतिमुखी कोशिका हम लोग इसको बोलते हैं। क्या? प्रतिमुखी कोशिका। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, प्रतिमुखी कोशिका। ये होती हैं ध्रुवीय केंद्रक कोशिका। क्या? ध्रुवीय केंद्रक कोशिका। इसमें ये जो बीच वाली होती है वो होती है अंड कोशिका, जो कि आगे युग्मक उसका निर्माण करती है, भ्रूण का। और ये दोनों क्या होती है, ये दोनों सहायक। ठीक है। तो देखो, एक नर युग्मक आता है, मतलब परागकण। परागकण जब यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है मेरे भाई, तो ये चूंकि द्विगुणित होता है, जो हमारा ध्रुवीय केंद्रक, और जो हमारा परागकण होता है, जो परागकण होता है नर भाग होता है, और वो अगुणित होता है। जब इस ध्रुवीय केंद्रक से, यानी इस द्विगुणित से, इस ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है हमारा परागकण यानी नर भाग, ठीक है, तो क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर एक त्रिगुणित भ्रूण पोष बनता है। गुणित बोल दो, त्रिगुणित एक भ्रूण पोष बनता है। और ये क्या करता है मेरा, ये भ्रूण पोष इस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जो अभी एक और नर युग्मक आता है, वो इस अंड कोशिका से मिलता है, और अंड कोशिका से मिलने के बाद यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, वो भ्रूण बनाता है। ठीक है। और वो भ्रूण आगे चल करके नए पौधे के रूप में जन्म करता है। और ये जब केंद्रक इस द्विध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, तो ये त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाता है, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन बोल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि त्रिसंलयन कहाँ संपन्न होता है, तो त्रिसंलयन भ्रूण कोश के केंद्रक में स्थित द्विध्रुवीय कोशिका, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना कि द्विध्रुवीय, ठीक है, द्विध्रुवीय या ध्रुवीय केंद्रक कोशिका इसका नाम होता है, में संपन्न होता है। यह प्रक्रिया फूल के अंडाशय, मैंने आपको पहले बता दिया कि इस अंडाशय में होता है बीजांड, और इस तरीके से डायग्राम आप लोगों को यहाँ पर देखना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों कि त्रिसंलयन कहाँ संपन्न होता है। अब देखो त्रिसंलयन में सम्मिलित नाभिकों के नाम। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, देखो त्रिसंलयन में सम्मिलित नाभिकों के नाम। तो सबसे पहला है एक पुरुष युग्मक जो होता है, देखो परागकण के बाद परागनलिका के माध्यम से भ्रूणकोश में पहुंचता है। जो परागण होता है, ठीक है, परागण के बाद परागनलिका के माध्यम से कहाँ होता है, भ्रूणकोश में। कौन? परागकण। कौन? परागकण। और परागकण जो होता है मेरे भाई, ये नर युग्मक होता है। नर युग्मक होता है पुष्प का नर युग्मक होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी बात, 2 ध्रुवीय नाभिक, यानी मेरे प्यारे दोस्तों भ्रूणकोश के केंद्रक में स्थित होता है। कौन? जो हमारा द्विध्रुवीय नाभिक होता है, ये भ्रूणकोश के केंद्रक में उपस्थित होता है। त्रिगुणित कोशिका बनाने के लिए पुरुष युग्मक से संलयित होते हैं। और ये क्या भाई, त्रिगुणित कोशिका बनाने के लिए किससे, पुरुष के युग्मक से यहाँ पे संलयित होते हैं, और इसे हम लोग त्रिसंलयन भी बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो होता है त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, जो भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करता है। यह मैंने आपको बता दिया ना कि जब ध्रुवीय केंद्रक से जो हमारा होता है मेरे भाई, ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा, और वो प्रक्रिया क्या होगी, त्रिसंलयन होगी। अब यह त्रिसंलयन क्या बनाएगा मेरे भाई, यह त्रिसंलयन जो होता है, ये क्या करता है, ये उस भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। और चौथा है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है चिकित्सा में। ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। देखो चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। यह रोगों की पहचान, कौन मेरे भाई, रोगों की पहचान, उपचार और रोकथाम में सहायता करती है। कौन? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला हमारे पास पॉइंट है कि औषधि निर्माण में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग करके इंसुलिन, हार्मोन और टीकों का, वैक्सीन का निर्माण कराया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला हो गया औषधि निर्माण में। दूसरा हो गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने में। ठीक है। तो देखो इसका उपयोग कैंसर और अन्य रोगों के उपचार में किया जाता है। कौन? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। बायोफार्मास्यूटिकल्स, तो बायोफार्मास्यूटिकल्स में मेरे भाई दवाओं के उत्पादन में, जैसे इंसुलिन हो गया, एरिथ्रोपोइटिन हो गया। ठीक है। तो ये सब जो हमारी दवाइयाँ हैं, जो हमारे केमिकल्स हैं, इनके उपचार में, इसके बनाने, इसके फॉर्मेशन के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट है।
है, ठीक है। और नेक्स्ट है जीन थेरेपी। तो दोषपूर्ण जीन को, जो जीन्स होते हैं उनको सुधारने के लिए जीन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आप लोग देख सकते हो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? फॉरेंसिक विज्ञान की में अपराधियों की पहचान के लिए पैतृक परीक्षण में सहायक आनुवंशिक रोगों का पता लगाने का उपयोगी होता है हमारा। तो ये जो प्रौद्योगिकी के कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ से हमारा आता है छठवां प्रश्न है फर्स्ट वाला कि आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है? प्रत्येक के एक एक उदाहरण दीजिए। तो आभासी फल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? जब फूल किसी अन्य भाग, यानी जब फूल क्या होता है मेरे भाई? किसी अन्य भाग के सहयोग से फल का निर्माण करता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी फल बोलते हैं। इसमें असली फल की तरह बीज होते हैं तो ठीक है, इसमें इसी तरह के बीज तो होते हैं, लेकिन फल का मुख्य भाग अंडाशय के अलावा किसी अन्य पुष्पीय भाग से विकसित होता है। जैसे सेब हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें फल का जो मांसल भाग होता है वो पुष्पासन से विकसित होता है, ना कि केवल अंडाशय से। तो आभासी फल क्या होते हैं? आभासी फल का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जो कहाँ से? अंडाशय से नहीं बनते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अलग उसी पुष्प के कुछ कहीं अलग पार्ट से बनते हैं, तो वो हमारे होते हैं आभासी फल। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? झूठ फल भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनिषेक जनित फल। तो देखो, जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है, जब किसी निषेचन के ही फल का निर्माण होता है तो हम लोग बोलते हैं उसे अनिषेक जनित फल। जैसे इसका एग्जाम्पल है केला में मेरे भाई निषेचन की प्रक्रिया होती ही नहीं है, क्योंकि देखो उसमें बीज कहाँ पाया जाता है? कुछ नहीं होता है, एकदम सादा होता है। तो ये क्या होता है मेरे भाई? ये एक अनिषेक जनित फल का उदाहरण है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। क्राई प्रोटीन क्या होती है? उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इस प्रोटीन का किस प्रकार उपयोग किया है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम लोग फटाफट से देख लेते हैं भैया, ठीक है। देखो, क्राई प्रोटीन एक प्रकार का कीटनाशी प्रोटीन होता है जिसे बैसिलस थुरिनजिएसिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्राई प्रोटीन, ठीक है। यह प्रोटीन विशेष रूप से कुछ प्रकार के कीटों को मारने में सक्षम होती है। जैसे क्राई प्रोटीन उत्पन्न करने वाला जीव बैसिलस थुरिनजिएसिस नामक मृदा जीवाणु इस प्रोटीन का उपयोग उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए क्राई प्रोटीन का उपयोग मनुष्य ने क्राई प्रोटीन का उपयोग कीट प्रतिरोधी फसलों के विकास में किया है। बीटी फसलें बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने बैसिलस थुरिनजिएसिस से क्राई जीन निकालकर पादप जीनोम में जोड़ दिया जाता है, मतलब पौधे के जीनोम में जोड़ दिया जाता है। इस बैसिलस थुरिनजिएसिस से क्राई जीन को निकाल करके कहाँ पे? पौधों के जीनोम में जोड़ दिया जाता है, जिससे ये फसलें कुछ हानिकारक कीटों से सुरक्षित रहती हैं। और क्राई प्रोटीन का उपयोग इस तरीके से होता है, ठीक है। कैसे ये वर्क करता है बैसिलस थुरिनजिएसिस में मेरे प्यारे दोस्तों क्राई जीन होती है, ठीक है। अब ये क्राई जीन क्या होती है मेरे? वहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्राई जीन, और यहाँ पे हम लोग सही जिस पादप को सुरक्षित रखना है उस पादप के जीनोम में हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब जीनों में जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके क्राई जीन को निकाल करके बैसिलस थुरिनजिएसिस के, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक प्रोटीन स्रावित होता है ना। समझ में आ रही है बातें? ठीक है भैया, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, है ना। अभी हमने पढ़ा भी है पीछे, तो ये हमारी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से लिख के आना है। अब देखो, क्राई प्रोटीन का उपयोग के कुछ उदाहरण है, जैसे बीटी कपास। देखो, कपास की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को जब उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है ये बीटी कपास। तो बीटी बैगन क्या होता है? फल और तना छेदक कीटों से सुरक्षित प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, लैमार्कवाद क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैमार्कवाद ने दो बातें बताई थी मेरे प्यारे दोस्तों। लैमार्कवाद में दो सिद्धांतों का समावेश है, ठीक है। पहला है मेरे भाई अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, ठीक है। तो लैमार्क के अनुसार कोई भी जीव प्रकृति में जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है उस अंग का अधिक विकास और वृद्धि होती है, तथा जिस अंग का उपयोग नहीं होता है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो इन्होंने क्या बताया मेरे भाई? इन्होंने पहली बात अपनी ये बताई कि अगर कोई भी इस पृथ्वी पर व्यक्ति है जो अपने शरीर के जिस भाग का ज़्यादा यूज़ करता है वह भाग उसका उतना ही वृद्धि करता है, उसका विकास उतना ही होता है। नेक्स्ट, इन्होंने दूसरी बात बताई उपार्जित लक्षणों की वंशागति की। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मतलब है कि लैमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है, और यही उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में भी पहुंच जाते हैं तथा धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है।
दूसरा इनका कहने का मतलब है मेरे भाई कि जो भी चीज़ें हमारे मम्मी पापा में है, जिन लक्षण जो भी लक्षण उनके अंदर हैं, ठीक है, ये लक्षण वंशागत की होते हैं। वंशागत की मतलब कि हमारे उनके बच्चों में भी चले जाते हैं। तो ये सही है कि गलत है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो दूसरी बात इन्होंने ये बताई थी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागत की मतलब मेरे भाई कि प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है, और उसके आप लोग जिस माहौल में रहोगे उस तरीके से आपके अंदर भी वो प्रॉपर्टीज, वो गुण भी आ जाएंगे, ठीक है भैया, ये तो बात समझ आ रही है। अच्छा, यही उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं। क्या ये सही बात है? ऐसा तो नहीं होता है भाई कि किसी का अगर पापा पुलिस है तो उसका बच्चा भी पुलिस ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी के पापा मास्टर हैं, टीचर है, तो उसका बच्चा भी क्या होगा, टीचर ही होगा। ऐसा तो नहीं है ना। बट लिखा है, इस चीज़ को आप लोग पढ़ दो। चूँकि लैमार्क ने ये 2 बातें बताई थी। पहली बात ये बताई थी कि कोई भी मनुष्य है अपने जिस शरीर का जितना ज़्यादा यूज़ करेगा, उसका शरीर का वो पार्ट उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, उतना ज़्यादा विकसित होगा। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि कोई भी जीव है वो जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से उसके अंदर बहुत सारे लक्षण आ जाते हैं, ठीक है भैया, ये समझ में आ गई। अच्छा, ये जो लक्षण होती है इसको हम लोग बोलते हैं उपार्जित लक्षण, ठीक है। ये जो लक्षण आ जाते हैं वातावरण में रह के इसको हम लोग बोलते हैं उपार्जित लक्षण। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने आगे एक और बात इसी में बोली। इन्होंने कहा कि ये उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में भी पहुंचते हैं तथा धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत बात है ना। तो इस तरीके से आप लोग लिख देना इस चीज़ को। चौथा प्रश्न है बायोगैस क्या होता है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखो बायोगैस क्या है मेरे भाई, और ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग लिखिए। तो पहला है बायोगैस। बायोगैस जो होता है विभिन्न गैसों का एक मिश्रण होता है जो अवायवीय सूक्ष्मजीव जैसे मीथेनोजन। अवायवीय सूक्ष्मजीव का मतलब होता है कि ऐसे सूक्ष्मजीव जो बिना वायु के ही रह सकते हो, ठीक है। तो अवायवीय सूक्ष्मजीव जिसका नाम है मीथेनोजन के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उसको गैसों में परिवर्तित कर देता है। और बायोगैस में 50 से 70% मीथेन गैस होती है, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है तथा अल्प मात्रा में इथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और साथ ही साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैसें भी पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग। सबसे पहला उपयोग है मेरे प्यारे दोस्तों ईंधन के रूप में। तो बायोगैस का उपयोग खाना पकाने और गर्म पानी के लिए किया जाता है, मतलब खाना पकाने के लिए, सिंपल, ठीक है, ईंधन के रूप में किया जाता है जिससे लकड़ी और एलपीजी की ज़रूरत कम होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसी में बिजली उत्पादन में जो छोटे छोटे बायोगैस के द्वारा जलते हैं बल्ब, ठीक है। तो देखो बायोगैस जनरेटर के माध्यम से बिजली उत्पन्न की जा सकती है जिससे गांवों में छोटे उद्योगों और घरों की ऊर्जा मिलती है, ठीक है। घरों को ऊर्जा मिलती है, मतलब और भी कैसी ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक है, प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक है भैया। तो ये हमारा रहा, यहाँ पे समाप्त होता है 3 नंबर वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं मेरे भाई इस तरीके से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण के कारण तथा मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपायों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सेल्फ स्टडी के साथ पढ़ा लेना। मेंडल के 3 नियम मैंने पढ़ाए हैं मेरे भाई कई बार। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर लेना। मेंडल का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये सब आप लोगों को तैयार कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों की रोगजनकता, लक्षण एवं बचाव के उपयोग लिखिए मेरे भाई। और ये सब 5-5 नंबर के क्वेश्चन है और अथवा करके आते हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे केवल लिखा है, जैसे 7वां है ना, इसमें अथवा करके एक क्वेश्चन और पूछेगा, तो 2 क्वेश्चन पूछेगा और एक हम लोगों को केवल करना रहता है। लेकिन मैंने आप लोगों को लिए केवल एक प्रश्न को लेकर के आए हैं, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल सभी घबराना नहीं है, जो भी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित रोगों की रोगजनकता मतलब इसके जो रोग किस जीवाणु या किस वायरस या किस बैक्टीरिया के कारण ये रोग होते हैं, इसके लक्षण लिखना, इसके बचाव और इसके उपाय भी लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मलेरिया और हाथी पांव, ये अथवा नहीं है, ये हाथी पांव है, और डेंगू जिसको हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 रोग के लिखने हैं, रोगजनक लिखने हैं, मतलब किसके कारण ये रोग होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके बचाव की क्या क्या हो सकते हैं, इसके बचाव, ठीक है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों को ये 2025 का जो पेपर है मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया है। तो अगर इस तरीके से और वीडियो चाहते हो आप लोग तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।